18 और 19 यहाँ पर 18 और 19 सेंचुरी में जो आर्टिस्ट थे उन्होंने एक बहुत ही नया तरीका दिखाया अपनी कंट्री को शो करने के लिए, और वो था पर्सनल एक इंसान के रूप में अपने देश को दिखाना। अ नेशन इन अदर वे दे रिप्रेजेंट ए कंट्री एज इफ दे वर अ पर्सन। अब वो इस तरीके से अपने देश को शो करते थे जैसे वो एक नेशन है। जैसे कि यहाँ पे देखिए नीचे ये जो है जर्मनिया नाम दिया गया है, तो जर्मन ने अपनी जो देश है उसको उन्होंने जर्मनिया का नाम दिया गया। और ऊपर फ्रांस है, फ्रांस ने मैरेनिया नाम दिया अपने देश को। तो इस तरह से पोर्ट्रेट बनाकर वो अपने देश का नाम उन्होंने रिप्रेजेंट किया। जैसे हम अपने भारत देश को एक भारत माता माता के रूप में एज अ मदर हम अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इन अदर वे दे रिप्रेजेंट ए कंट्री इफ इट वाज इट वर अ पर्सन। नेशन वर्स पोर्ट्रेट एज फीमेल फिगर। ज्यादातर जितने भी देश थे वो दूसरे भी देश या कोई भी फ्रांस हो, इटली हो, ब्रिटेन हो, ये सब अपने देश को रिप्रेजेंट करते थे एक फीमेल फिगर में। The female form it was chosen by the nation did not stand for any particular woman in the tribe. और ये जो वुमन होती थी, सपोज जैसे नीचे जर्मनिया का जो दिया गया है, तो जर्मनिया जो नाम दिया गया है वो कोई लेडी का नाम नहीं था। एक्चुअली वो एक इमेजिनरी नेम होता था जो रियल की किसी भी लेडी के साथ वो नहीं मिलता था, ठीक है। तो दैट इज अ फीमेल फिगर बिकेम एलर्जरी इन द नेशन। तो ये एलर्जरी जो था, एलर्जरी का मतलब ये होता है बेटा, एलर्जरी का मतलब होता है कि एक ऐसी भावना जिसमें अपने जैसे ऐसी भावना जिसमें अपनी फ्रीडम है, लिबर्टी हो, उसको एक इंसान के रूप में दिखा सके। कि भाई जैसे हम पेड़ों को, जैसे पीपल के जो पेड़ है हम उसके क्या करते हैं, उसको पवित्र मानकर उसकी पूजा करते हैं, सेक्रेड मानते हैं, है ना। वैसे नदियां नदियां ऐसी कोई देवी नहीं है, लेकिन फिर भी गंगा की नदी को क्या मानते हैं, देवी मानते हैं। तो यहाँ पर भी ये एलर्जी जो है वो एक नेशन को, कि हमारा जो देश है वो एक फीमेल फिगर है और हम उस फीमेल फिगर को डेकोरेट करके अपनी मन की भावना से हम उसका आदर रेस्पेक्ट करते हैं। इस तरह से जो आर्टिस्ट थे उन्होंने पोर्ट्रेट करना, पिक्चर बनाना या स्टैचूज के रूप में उसको फॉर्म करना शुरू कर दिया। ये क्लियर हो गया? इज इट क्लियर चिल्ड्रन? यस मैम। प्लीज रिप्लाई, आप लोग रिप्लाई थोड़ा जल्दी दिया करो, ऐसे सोच सोच के क्यों देते हैं। French Revolution artists used the female allegory to portray ideas such as liberty, justice and republic. ये जो आइडियाज था पोर्ट्रेट बनाने का या फिगर बनाने का, वो क्या दिखाते थे? लिबर्टी शो करती थी, जस्टिस शो करती थी, या फिर रिपब्लिक शो कर दिया था। These idols were represented through specific objects. अब ये केवल एक पोर्ट्रेट ही नहीं बनाते थे, उस पोर्ट्रेट को सजाने के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट को जो यूज करते थे। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए जर्मनिया में जो एक पोर्ट्रेट दिया गया है, इसके सर पे देखो, इसके सर पे और एक पत्तों का, लीव्स का जो है वो फॉर्म दिया गया है ना, इसके मुकुट लगाया गया है, फिर इसके हाथ में तलवार है। तो अलग अलग ये सारे सिंबलिक होते थे, जो भी ये चीज अपने स्टैचूज में, पोर्ट्रेट में शो करते थे, कैप के रूप में, उनकी यूनिफॉर्म के रूप में, तलवार के रूप में, यहाँ तक कि इनके झंडे, हर चीज एक सिंबलिक होता था। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और सिंबल, जैसे कि यहाँ पे लिबर्टी आता है, रेड कैप। हमने लिबर्टी एज ए रेड कैप का हमने पढ़ा था। जैकोबिन के जो क्लब के मेंबर थे, दे यूज्ड टू वेयर द रेड कैप टू रिप्रेजेंट द लिबर्टी। तो यहाँ पर भी जो लिबर्टी है उसको रेड कैप में दिखाया गया है, और जो ब्रोकन चेन्स थी उसको फ्रीडम में शो किया गया था। जस्टिस है उसको, अब जैसे अगर हम जस्टिस के स्टैचू की बात करें, तो आज भी हम कानून की देवी को क्या दिखाते हैं, आंखों में पट्टी बंधी हुई और उसके हाथों में तराजू लिए हुए दिखाते हैं। आपने कई मूवीज में भी देखा होगा कि जब कोर्ट का सीन आता है तो उसमें दिखाते हैं कि एक लेडी खड़ी है, उसके हाथ में वेइंग जो है वो रखा हुआ है, स्केल, तराजू। तो ये सारी चीजें जो है पोर्ट्रेट के रूप में या जस्टिस के रूप में यहाँ फ्रांस में भी यूरोप के लोग यूज करने लगे। Similar female allegory were invented by artists in the 19th century to represent the nation. इसी तरीके से 18 और 19th सेंचुरी के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने अपने अपने नेशन को फीमेल फिगर के रूप में शो करना शुरू कर दिया।
अब यहाँ पे जैसे इन फ्रांस शी वॉज मैरियन अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम which was underlined the idea of the people nation। यहाँ पर जैसे फ्रांस का है, फ्रांस के लोगों ने अपने देश को मरीना नाम दिया, जो कि क्रिश्चियंस में बहुत ही पॉपुलर एक नेम हुआ करता था। ठीक है, और उसका जो लिबर्टी जो है उसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या बताया है, और रिपब्लिक में जैसे उसके यहाँ पे देखिए कैप जो है उसकी जो फ्री कलर के है, उसके statues of Varena are erected by the public square in form the public of the nation, national symbol of unity and pursue them to a difference with the it। अच्छा, ये जो मूर्ति है बना बना कर क्या कर रहे थे फ्रांस के लोगों ने, जैसे चौराहों में खड़ा कर दिया ताकि लोग उसको देख करके उस मूर्ति को या उनके जो सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट्स है उसको देख करके राष्ट्र की जो भावना है वो लगातार उनमें बनी रहे, वो ये जान सके कि ये जो मूर्ति खड़ी है, जो पोर्ट्रेट बना है, ये हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है, और उसके जितने भी सिंबॉलिक चीजें हैं उसको वो आइडेंटिटी या आइडिया लेकर अपने दिल में एक जज्बा रखे रहे, इस बात को हमेशा रखा जाता था। सॉरी, इसके लिए जगह जगह स्टैचूज को चौक वगैरह में खड़ा कर दिया गया। ठीक है, सिमिलरली जर्मनिया बिकेम द एलर्जी ऑफ द जर्मन नेशन। उसी तरह जर्मनिया जो नाम था उनकी जो देवी था या अपने नेशन को जो नाम दिया था उन्होंने जर्मनिया दिया था। इन विजुअल रिप्रेजेंटिंग जर्मनिया वेयर अ क्राउन ऑफ ओक ट्री। यहाँ पर जर्मनिया की जो देवी थी या जो उन्होंने नेशन को नाम, वो ओक लीव्स का ऊपर देखो उसके यहाँ पर ओक के मुकुट पहना हुआ है। एज ए जर्मन ओक स्टैंड फॉर द हीरोइज्म। तो जर्मन के जो लोग थे बहुत ही ज्यादा लीडर थे, नेतृत्व करने वाले थे, और एक तरह से हीरोइज्म नायक जो थे वर्ल्ड में वो अपने आप को ऊपर रख रहे थे। तो वो सारी चीजें उनके ओक ट्री को या ओ सॉरी ओक जो उनका हेड था, जो मुकुट था, उसको रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड इसका देख रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका कि कौन कौन सी चीजें जो है आपके सिंबल के रूप में आई थी। नेक्स्ट, सॉरी पहला वाला हो गया। कोई बच्चा हो है जो इसको विजुलाइज कर सकता है यहाँ पर, क्योंकि शेयर करने में टाइम वेस्ट हो जाता है यहाँ पर, और डायरेक्ट पीडीएफ में आता नहीं है। हम्म, ये देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के बोर्ड में आता है कि अलग अलग सिंबॉलिक मीनिंग क्या है। जैसे कि यहाँ पे ब्रोकन चेन्स है वो बीइंग फ्री दिखाया है कि कोई इंसान अगर फ्री है उसको ब्रोकन चेन्स में दिखाते थे, और ब्रेस्ट पे सामने अगर ईगल बना हुआ है तो वो स्ट्रेंथ को दिखाता था जर्मन लोगों की। फिर क्राउन ऑफ ओक ट्री जो है वो हीरोइज्म को शो करता है। स्वॉर्ड जो है वो रेडीनेस टू फाइट, मतलब हमेशा लड़ाई के लिए तैयार है। फिर ऑलिव बंच अराउंड द स्वॉर्ड, ये दिखाता है कि शांति का जो है सिंबल है। ब्लैक रेड और गोल्ड कलर का जो फ्लैग है वो दिखाता है जर्मन स्टेट की यूनिटी को। ठीक है, तो इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है सिंबल क्या होता है, इससे ये क्वेश्चन बनता है आप लोगों का। ये क्लियर हो गया। मैम हीरोइज्म मतलब क्या होता है? हीरोइज्म मतलब बेटा नायक के रूप में, जैसे स्ट्रेंथ में, पावर में सबसे ऊपर, दैट इज कॉल्ड हीरोइज्म। ग्रेट इन ऑल थिंग्स, यानी उसके जैसा कोई नहीं, सबसे अनोखा, सबसे ऊपर। जैसे जर्मनी ने या ब्रिटेन ने, कल हमने पढ़ा था कि वो अपने आप को बिल्कुल सबसे अलग मान के चल रहे थे, और दूसरों को दबा के रखने में, दूसरों को अपने तरीके से चलाने में जो लोग रहते हैं को हेरोइज्म माना जाता है, डोमिनेट करते हैं। अब यहाँ पर आपका लास्ट आ रहा है नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। अब नेशनलिज्म तो हमने सही किया कि यूरोप में जो लोग थे उनके अंदर नेशनलिज्म की भावना जो थी बढ़ रही थी, लेकिन इम्पेरियलिज्म भी बढ़ रहा था। इम्पेरियलिज्म उसका होता है कब्जा करने का, दूसरों के ऊपर अधिकार करने की जब भावना भी साथ साथ होने लगे उसको कहते हैं इम्पेरियलिज्म।
तो यहाँ पर नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म का क्या मतलब है, क्यों यहाँ पर इंपीरियलिज्म को उठाया गया है, इसकी हम स्टडी करेंगे। By the last quarter of the 19th century, and nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiments of the first half of the century, but it became a narrow creed with the limit end. अब यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, जैसे 19th सेंचुरी में, जैसे फर्स्ट सेंचुरी में लोग बहुत ज्यादा जोश में थे, मोनार्की सिस्टम से आजाद होना चाहते थे, खुद की एक रिपब्लिक बनाना चाहते थे, अपना रूल्स रेगुलेशन, वोटिंग का अधिकार था, यूनिटी पे ज्यादा दे रहे थे, इक्वालिटी पे ज्यादा फोकस हो रहा था और रिपब्लिक फॉर्म होना चाहते थे। लेकिन धीरे 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 क्या हुआ, वो सारी जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी ये जो जज्बा था वो बहुत ज्यादा एंड यानी धीरे पड़ गया। During this period, national groups became increasing intolerance of each other and every to go to the war. अब लोग जो थे यूरोप के, वो क्या होने लगे, एक दूसरे के साथ जो सहनशीलता थी, जो यूनिटी आपस में स्टेट में चाहते थे कि हम सारे स्टेट एक नेशन एक फॉर्म हो, अब वो चीज बदल करके क्या हो गया, इनटॉलरेंस, सहनशीलता नहीं थी उनके अंदर, छोटी छोटी बात में वो लड़ने लगे थे। द मेजर इंपोरियन पावर्स इन द फॉर्म मैनिपुलेट द नेशनलिज्म इंस्पिरेशन ऑफ द सब्जेक्ट पीपल। अब यूरोपियन पावर का हमने पढ़ा था कि ब्रिटेन का जो था सबसे ज्यादा जो काम था, कल हमने पढ़ा था कि ब्रिटेन जो था उसके पास कोई कॉलोनी नहीं थी, लेकिन पावर गेन करने के कारण कि जितना ज्यादा हम दूसरों को अपना गुलाम बनाएंगे, उतना ही ज्यादा हम पूरे यूरोप को, पूरी दुनिया पर हमारा राज्य होगा, इस तरीके की मेंटालिटी को लेकर उन्होंने मैनिपुलेट किया, यानी लोगों का ध्यान भटकाना शुरू कर दिया या भड़काना शुरू कर दिया कि चलो लड़ो लड़ो, तुम दूसरे अपने साथ के जो नेबर्स कंट्रीज है उनके साथ लड़ो और वर्ल्ड के दूसरे लोगों को कॉलोनीज बनाओ, जितना ज्यादा तुम ऐसा करोगे उतनी ज्यादा तुम प्रॉस्परस होगे, बहुत पैसे आएंगे, पावर मिलेगा और तुम्हारा नाम होगा। तो ये इस तरह से मैनिपुलेट करके लोग जो थे, नेशंस के जो लोग थे या उनके जो लीडर्स थे, वो भटका रहे थे, भड़का रहे थे। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनल टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871, ये 1871 का जो दौर था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका में आता ही आता है ये क्वेश्चन कि नेशनलिज्म जो थे, टेंशन जो है 1871 में क्या था और क्यों हुआ था और किसके बीच में हुआ था, ये आपका क्वेश्चन आता है। शॉर्ट फॉर्म में भी आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, पर आता ही आता है। The most serious source of nationalist tension in Europe after 1871 was the area called the Balkans. 1871 में ऐसा क्या हुआ था कि बाल्कन जो एरिया है, जिसको रीजन बाल्कन भी बोलते थे, इनके बीच में टेंशन होने लगी, मतलब उनके आपस में जो कुछ स्टेट्स थे वो ही आपस में लड़ने लगे। उसका हम यहाँ पर पूरी तरह से देखते हैं, का क्वेश्चन जब आता है तब आपको बताना पड़ेगा कि बाल्कन रीजन क्या था और उनको आपको स्पेसिफाई करिए क्या रीजन के कारण उनको हम 1871 में उसके हिस्ट्री में हम उसको रखते हैं या इम्पोर्टेंस रखता है। The Balkans was a region of geographical and ethnic variation. बाल्कन रीजन जैसे एक बहुत बड़ा एक एरिया था जिसमें रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, कोस्टिया, ये सारे में से कम आप 4 नाम तो याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, इसमें आपको बताना पड़ेगा कि बाल्कन रीजन का क्या फॉर्म हुआ था, हु वर द कंट्रीज विच विल बी देयर। तो आप बल्गेरिया हो गया, अल्बेनिया हो गया, ग्रीस, मैकेडोनिया, 4 कंट्रीज के नाम आप और आगे आप एक्सेट्रा एक्सेट्रा भी लिख सकते हो, ठीक है। और ये सारे के सारे जो कंट्रीज थे, हेलो मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. The Balkan was a region of the geographical area में जहाँ पर अल्बेनिया, बल्गेरिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, कोस्टिया were broadly known as slaves. ये सारे के सारे जैसे हमारा एक कॉन्टिनेंट है, एशिया एक कॉन्टिनेंट है ना, एक, और उसके ऊपर बहुत सारे कंट्रीज रहते हैं, तो यहाँ पर भी एक रीजन था बाल्कन रीजन, जिसमें ये सारे के सारे जो कंट्रीज थे या बोलना चाहिए स्टेट्स थे, ये रहते थे। और इन सारे स्टेट्स को स्लेव्स बोला जाता, स्लेव्स, स्लेव्स, स्लेव्स ऐसा वाला स्लेव्स नहीं जो किसी के गुलाम बने, नो, ये वो स्लेव्स थे उनको, जैसे हमारे एशिया है तो हम एशियंस कहलाते हैं, तो इनके जो लोग थे जो इन कंट्रीज में
या जो इस रीजन में रहते थे उनको स्लेव्स बोला जाता था, स्लव्स। क्लियर हो गया ये? आपका क्वेश्चन भी ऐसा है, हु आर कॉल्ड हु आर नोन एज स्लव्स। तो आपको इनको बताना है कि बल्गेरिया, अल्बेनिया जो है, ग्रेस, जो कि बाल्कन रीजन में रहते थे, दे आर कॉल्ड स्लव्स। ठीक है? A large part of the Balkan were under the control of Ottoman Empire। ये जितने भी रीजन थे, ये पार्ट था, ये ज्यादातर बाल्कन के जो ऑटोमन एम्पायर के अंडर में आता था। ठीक है? ऑटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव। हालांकि ये सारे के सारे बहुत ज्यादा अपने कंट्रोल में रहने के कारण ऑटोमन रीजन अपने तरीके से इनको चलाने की कोशिश करता था। लेकिन क्या हुआ, ऑल थ्रू द 19th century the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modern and internal form reform, but with a very little success। धीरे धीरे 19th सेंचुरी में आते तक जो ऑटोमन जो रीजन था, उसने कई बार कोशिश करी कि मैं इनको पूरी तरीके से अपने जैसे अपने रूल्स और रेगुलेशन, अपने जो जो वो चाहते थे मोनार्की का सिस्टम है उनके ऊपर लगाया। लेकिन क्या होता था कि ये जितने भी स्टेट थे, ये इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अपने आप को ऑटोमन जो एम्पायर थे उसके साथ लड़ झगड़ कर या उनके साथ अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना शुरू कर दिया किसी भी तरीके से। ठीक है? द बाल्कन Balkan people based their claims for independence and political rights on the nationality and used the history to prove that they had once been independent। अब बाल्कन के जो रीजन थे, उन्होंने क्या सोचा, मेन उनके दिमाग में ये चीज आ चुकी थी कि हम जो है, हमारी हिस्ट्री, इतिहास में है, वो ये शो करता है कि हम एक समय बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट थे और उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल लेकर के हमने अपने अधिकार को पाया था। तो आज भी हमको उसी चीज को लेना है। तो ये जब भावना उनके आ गई, तो उन्होंने ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट में रिबेल करना शुरू कर दिया। उनके लिए अगेंस्ट में जाते, और ये जो चीजें थी वो उनको इंस्पायर कर रही थी कि हमें अपने अंदर इंडिपेंडेंस को लाना है। As the rebellious nationalists in the Balkans thought that their struggle as attempt to win back their long lost independence। इसीलिए जो बाल्कन के जो रिबल्स थे, यानी कि जो क्या बोल रहे थे, क्रांतिकारी लोग थे बाल्कन के, वो सोचते कि जब वो स्ट्रगल है उसको अगर हम फिर से शुरू करेंगे तो हम अपनी कोई भी आजादी को ऑटोमन रीजन से दोबारा ले सकते हैं। ठीक है? इन द डिफरेंट स्लाविक नेशनलिज्म। अब यहाँ पर स्लाविक दूसरे जो डिफरेंट नेशनलिस्ट कौन थे, जैसे कि बल्गेरियंस थे, अल्बानिया, उनका स्ट्रगल क्या था, तो टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस द बाल्कन एरिया बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। हालांकि सभी जो एरिया थे ये बाल्कन के, वो आजाद तो होना चाहते थे लेकिन एक दूसरे से ही लड़ते रहते। जैसे मान लीजिए एक स्टेट दूसरे स्टेट से लड़ रहा है, वो अपना स्टेट तो आजाद कर ही रहा था, दूसरे स्टेट को भी हड़पना चाह रहा था। और इसकी वजह से उनके आपस की जो कॉन्फ्लिक्ट थी, जो एक दूसरे के प्रति जो पहले सहनशीलता थी, वो खत्म हो गई, बल्कि इससे ज्यादा वो एक दूसरे से जलन रखने लगे। कोई अगर स्टेट दूसरे स्टेट को जीतकर अपने में मिलाता था तो थर्ड वाला जेलस में आ जाता था। वो आपस में ही लड़ाई करके उस जीते हुए जगह को अपना बनाने में लड़ाई करने लगे। इस तरह से आपस में कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो रहा। The Balkan states are seriously jealous of each other and each hope to gain major more territory to the expense of the other। हर कोई चाह रहा था कि हमारी टेरिटरी ज्यादा बढ़ जाए और हम दूसरों को अपना अधिकार में रखें। Matters were further complicated because the Balkans also became the scene of great power rivalry। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्थिति तब हो गई क्योंकि बाल्कन जो था वो अपने को बिग पावर के रूप में शो कर रहा था, रेवरी दो तरीके से। अब यहाँ पे दो तरीके ऐसे ऐसे हो गया कि देखो, बाल्कन जो है आपस में स्लेव्स जो है आपस, मतलब एक स्टेट दूसरे से स्टेट से लड़ रहा है, लेकिन वो कहते हैं ना, दो बिल्लियों की लड़ाई में जो होता है फायदा किसका होने लग जाता है, बंदर का। आपने स्टोरी सुनी होगी, सुनिए स्टोरी दो बिल्लियों की। हेलो, Yes, ma'am. क्या बोला मैंने अभी? हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्या बोला मैंने अभी?
मैम आप दो बिल्लियों की कम मतलब बता रहे थे कि दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर का फायदा होता है। हाँ, तो यहाँ पर भी ऐसा हुआ कि जो बाल्कन्स आपस में जो स्टेट्स लड़ रहे थे, तो जो यूरोप के दूसरे देश थे उन्होंने उसका फायदा उठाने की कोशिश करी। जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है ना, उन्होंने सोचा ये आपस में लड़ेंगे तो हम इनके ऊपर क्या करेंगे, इनके ऊपर लड़ाई करेंगे, इनको अपने में अंदर ले लेंगे तो हमारी जो कॉलोनी जैसे रशिया हो गया, जर्मनी, इंग्लैंड और ये ऑस्ट्रो हंगरी, ये पांचों जो देश थे इन्होंने सोचा कि हम इनको अगर बाल्कन रीजन को अपने अंदर मिला लेते हैं तो हमारी जो पावर है वो कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इस तरह से दो बिलियों की यानी आपस के स्टेट्स के लड़ने से जो थर्ड जो स्टेट था या जो थर्ड कंट्री था उनका फायदा होने लगा, या उन्होंने इस विचार को रख लिया कि हमें बाल्कन को अपने अंडर में डरना। This led to a series of wars in the region, finally the First World War। अब यही सोच को करके पहला जो वर्ल्ड वार था वो यहाँ पर शुरू हो गया बाल्कन्स को लेने के लिए। बाल्कन्स को लेने का जो आइडिया था, जो रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, इन्होंने इनके साथ खुद आपस में भी लड़े और साथ में बाल्कन्स को अपने कंट्रोल में लेने के लिए ही फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो गया। इसीलिए फर्स्ट वर्ल्ड वार के रूप से जो बाल्कन जो रीजन्स है ये आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका नेशनलिज्म अलेज्ड और इंपीरियलिज्म। अब चूंकि राष्ट्रवाद भी जो था वो कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहा था, लेकिन उसके साथ ही साथ दूसरे देशों पे इंपीरियलिज्म, हड़पना या कब्जा करने की भावना भी लगातार बढ़ती जा रही थी। लेड यूरो टू डिजास्टर इन 1814 टू 1918। अब इसी वजह से यूरोप का जो था वो बहुत बड़ा एक डिजास्टर हो गया। डिजास्टर क्या हुआ कि भाई 1914 में वर्ल्ड वार शुरू हो गया, और वर्ल्ड वार कब तक चला था, 1918 तक, 4 साल तक चला। But meanwhile, many countries in the world which had been colonized by the European power in the 19th century began to oppose the imperial domination। अब जब ये वर्ल्ड वार शुरू हुआ और यहाँ पर जो फ्रांस की यूरोप की जो हालत थी वो बहुत ज्यादा खस्ता हो चुकी थी। क्यों खस्ता हो चुकी थी, क्योंकि जहाँ जहाँ उसने अपनी कॉलोनीज बनाए थे, अब हमारे ऊपर तो ब्रिटेन का ऊपर था, लेकिन दूसरे जैसे अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, ऐसी ऐसी जगहों पे जहाँ पर उसने लोगों को अपना गुलाम बना रखा था, वहां पर अब वो इंडिपेंडेंस के लिए, अपनी आजादी के लिए उन्होंने भी हाथ पांव मारना शुरू कर दिया। उसको अपने डोमिनेशन यानी अपने आजादी के लिए उन्होंने भी एक तरह से विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो यूरोप के जो है कहीं ना कहीं पावर कम होती जा रही है। The anti-imperial movement that developed everywhere were the nationalists in the sense that they will struggle to form independent nation states। यही जो एंटी इम्पेरियल यानी बेजा जो कब्जा हो रहा था, देशों को जो अधिकार में लाया जा रहा था, उससे उलट लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना आ रही थी, स्ट्रगल की भावना, इक्वालिटी की भावना, यूनिटी की भावना, रिपब्लिक की जो भावना आ रही थी, वही जो चीज थी वो उनको इंस्पायर कर रही थी। किसमें, कि हम अपने देश को आजाद कराएंगे इन यूरोपियन जितने भी पावर्स हैं। ठीक है, यूरोपियन आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म वर हाउएवर reflected for people everywhere develop their own specific variety of nationalism। हालांकि बहुत से कम इनकी जो सिंबॉलिक चीज थी, जो जो इन्होंने फॉर्म किया, कुछ चीजों को तो लोगों ने दूसरी कंट्रीज ने माना, जैसे कि हमने भी भारत माता के रूप में अपने देश को सिंबॉलिक, जो यहाँ के फ्रांस के लोग रहे थे, यूरोप के लोग जो आर्टिस्ट लिव कर रहे थे, उसको गेन किया या उसको कॉपी किया। लेकिन हर एक इनके हर चीज को कॉपी करके नहीं लिया। हम अलग अलग देशों ने अपनी अपनी जो आजादी है उसको अपने तरीके से लेने की भी कोशिश करी और वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल भी हुए। But the idea that society should be organized into nation state come to the accept as natural and universal। जो आइडिया था कि भाई हमारे को एक साथ होना है, एक स्टेट का होना है, सब लोग ये मान के चल रहे थे कि हमारी जो आजादी है वो प्राकृतिक होती है, यूनिवर्सल होती है, सबको स्वतंत्र रहने का अधिकार है, सबको एक साथ यूनिटी में रहने का अधिकार है, सबको जस्टिस यानी कि अन्याय नहीं होना चाहिए। तो ये जो भावना थी सभी एक यूनिवर्सल थी, सबके साथ थी, चाहे वो कोई भी अमीर देश का रहने वाला हो, गरीब देश का हो, चाहे वो उसका। और साथ ही साथ नेचुरल नेचुरल मतलब हर देश मांगने लगा था, हर नागरिक मांगने लगा था देश का
कंट्रीज पूरे वर्ल्ड में कि हम नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक रूप से हमें एक फ्रीडम मिली है और उसको हमें काम करना है। तो इस तरह से आपका ये जो लेसन है वो कंप्लीट हो गया है। और इसके जो क्वेश्चन आंसर है यहाँ पे आपके साथ तो मैं शेयर करना चाहूंगी। इसके क्वेश्चन आंसर, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन आंसर हैं, सॉरी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके कोई भी नहीं छोड़ना है, एक भी क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है। सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल आते ही आते हैं आपके बोर्ड में, चाहे वो देखिए नोट्स का हो, जीएसपी का हो, या आपका काउंट मेलिडियो हो या ग्रीक बार हो, इसमें से नोट्स आते हैं और बुक के अंदर से भी आपके नोट्स बनते हैं। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सब समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, इसका एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है बच्चों, इसमें क्वेश्चन आते ही आते हैं और बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है ये आपका फर्स्ट लेसन। सेकंड लेसन अब हम जब पढ़ेंगे वो है आपका इंडियन का नेशनलिज्म इन इंडिया। तो बहुत ही ईजी है, ज्यादातर ऐसे हैं कि जो आपने 6, 7, 8 में लगातार मूवमेंट्स पढ़े हैं, जैसे कि रॉलेट एक्ट है, जलियांवाला बाग है, बहुत सारे ऐसे, मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कोई नई चीज हम पढ़ रहे हैं। अब ये जो था ये तो वर्ल्ड हिस्ट्री था, तो ये कुछ अलग था, इसमें नई चीजें आपको पता चली। लेकिन जो हमारे इंडियंस की जो मूवमेंट है वो तो तकरीबन आपने ऐसे है कि कविताओं में, जैसे झांसी की रानी हो गया, है ना, उससे रिलेटेड हो गया, मंगल पांडे हो गया, ये सारे तो आप 6 क्लास से लगातार पढ़ते आ रहे हैं। उनके मूवमेंट, जैसे गांधी जी के मूवमेंट क्या क्या थे, दांडी यात्रा हो गया है ना, साइमन कमीशन हो गया, ऐसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत इजीली याद भी हो जाएगा और इजी रहेगा पढ़ने। ठीक है, कंपैरेटिव यूरोप की जो आपकी हिस्ट्री है उसको पढ़ने में आपकी इंडियन हिस्ट्री ज्यादा इजी है। तो आज आपका ये लेसन बच्चों कंप्लीट हो गया है। इसको सारे के सारे जो क्वेश्चंस है मैं आपको भेज दूंगी इसके आंसर। और मैंने कल ग्रुप में आपको फर्स्ट मार्क 1 मार्क के, 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन भेजे थे उसको आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज। और बच्चों कोशिश करिएगा कि 10 ईयर्स के सॉल्व क्वेश्चन पेपर जो आते हैं या 5 ईयर के बोर्ड के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वो आप लोग ले लीजिए, खरीद लीजिए। ठीक है, इससे आपको बहुत सारी हेल्प हो जाएगी कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस फॉर्म में आते हैं। ये बात क्लियर हो गई? Yes, ma'am. हेलो, Yes, इज ma'am. इट? Yes, ma'am. हाँ, यस तो मैम। आप लोग 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर जो है वो खरीद लीजिएगा, उससे आपका इजी हो जाएगा और किस तरह से आपके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। और जो आपका प्रोजेक्ट है बच्चों वो कंपलसरी है, इकोनॉमिक्स का प्रोजेक्ट है। देखो अभी भी जो आपके इंटरनल मार्क्स है, जैसे आपके होमवर्क है, जो भी असाइनमेंट करते हैं बच्चों, इस तरीके का भी, जैसे डेल्टा ये फिर से शुरू हो गया ना वायरस का, तो अभी भी हम नहीं कह सकते कि कब तक स्कूल खुलेंगे, कैसा होगा, किसका माहौल नहीं होगा। तो इसलिए आपके जो भी आप इंटरनल असाइनमेंट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग भी आपके जो मार्क्स हैं वो आप गेन कर सकते हैं। मतलब एग्जाम तो दोगे, साथ में आपके जो असाइनमेंट आपको दिए जाते हैं उसको भी आप अगर फॉर्म करते हैं तो वो भी आपके प्लस पॉइंट होगा। क्योंकि सपोज जैसे पिछले साल ऐसा हुआ था ना कि एग्जाम्स नहीं हुए थे, तो जो आपके हमने प्री बोर्ड का लिया था एग्जाम, उसके आधार पर आपका दिया गया था और आपके जो असाइनमेंट आप लोगों ने किए थे उसके आधार पर आपके मार्किंग हुई थी। तो इसलिए अपने असाइनमेंट को बेटा बिल्कुल अपडेट रखिएगा, क्योंकि यही चीज आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया बच्चों? और इस लेसन में अगर किसी को कोई भी डाउट होता है बेटा तो यू आर वेरी फ्री टू आस्क मी। वैसे तो कोशिश है मैंने हर चीज को आपको मैम बहुत अच्छे हॉलीडे से होमवर्क कब मतलब दिखाना है आपको? बेटा मेरा जो है फ्राइडे को होता है ना, 7 से 8 बजे का टाइम होता है, मैं उस दिन मैं खोल दूंगी। मुझे आप लोगों ने मुझे एक मैसेज तो कर दिया होता है मेरे पर्सनल इसमें कि मैम कम से कम अपने खोल दो जो उसमें भेजने के लिए ग्रुप में। तो कई बार याद नहीं रहता है, वेरी सॉरी, मैं भूल गई या दूसरे ने भी, कोई टीचर ने याद नहीं हुआ, तो इसकी वजह से एक वीक आपका
चलो ये भी अच्छा रहा कि आपके पास टाइम मिल गया, जिनके पास कंप्लीट नहीं हुआ था उसको कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो फ्राइडे का आपका 7 to 8 का टाइम होता है, आपका होमवर्क सबमिशन का टाइम होता है, उसमें आप मुझे भेज दीजिएगा। और जितने क्वेश्चन आंसर है आपको मैं भेजूंगी, उसको बिल्कुल अपडेट रखिएगा, ये नहीं आज और कल कर लेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आपका अब थॉरो आपकी स्टडी हो रही है, अभी तक तो वेकेशन में थे बच्चों, तो ढीले हम भी थे, ढीले आप भी थे, लेकिन अब ढीले नहीं रहना है, बिल्कुल समय पर अपना काम करके रखिएगा। और जो भी क्वेश्चन आपके डायग्राम से जैसा भी है, मैप्स वगैरह, वो मैं सब कुछ आपको प्रोवाइड करूंगी, ताकि आपको सिर्फ काम है उसको लिखना और अपनी कॉपी में पेस्ट करना। ठीक है, और अपनी अच्छे से स्टडी करना है, बोर्ड की तैयारी करना है। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ma'am. ओके, कल हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर लेंगे, क्योंकि हमारा ज्योग्राफी अभी तक नहीं हुआ है, हमारी 3 बुक्स हमने कंप्लीट कर ली है, और थोड़ा ही आप लोगों का सिलेबस है, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, इसलिए जल्दी कवर हो जाएगा। जब हमारा सारा कुछ कवर हो जाएगा दोस्तों, तो हम फिर बोर्ड के हिसाब से अपनी रिवीजन करेंगे, ताकि आपको एक तरह से रिवीजन भी हो जाए और आपका पूरी तरीके से जो भी सिलेबस है वो भी हमारा कवर हो जाए। ठीक है, तो कल हम लोग ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन जो है उसको पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? Yes, Yes, ma'am. कोई ma'am. डाउट, Yes, ma'am. कोई डाउट वगैरह है या कुछ ऐसा पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है,